चैप्टर नंबर 13 की अगर आपसे बात की जाए तो चैप्टर नंबर 13 का जो नाम है वो है मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही मैंने नाम लिखूंगा ना चैप्टर नंबर 13 का करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपके जहन में एक बात आएगी, सर आपने लिख तो दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट होती क्या चीज़ है। तो बहुत सारे लोग को ये बात पता भी होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके जहन से बात निकल जाती है। तो मैं करंट जल्दी से आपको बताऊँ करंट है क्या। अगर आपका कोई चार्ज यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, आपका इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दे, आपका इलेक्ट्रॉन अगर क्या करना शुरू कर दे, मूव करना शुरू कर दे, तो उस चीज़ को आप सिंपल बोलते हो करंट। बड़ी सिंपल सी मैंने डेफिनेशन आपको बताया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दे तो जो चीज़ जनरेट होती है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो, करंट बोलते हो। अब डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई, डेफिनेशन क्या लिखी हुई, डेफिनेशन मेरे पास है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मतलब अगर आपके पास कोई भी वायर है, इस वायर में से अगर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अच्छा, अब उसने जो बात करी है ना आपसे क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, तो एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, तो एरिया दो किस्म के होते हैं अगर आप लोगों ने पढ़े हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, नाम ज़रूर सुना होगा आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा सरफेस एरिया। दो तरह के एरिया पढ़े, एक पढ़ा आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक आपने पढ़ा सरफेस एरिया। अब मैं दोनों चीज़ें बताऊँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है, सरफेस एरिया कौन सा होता है। आप ये जो सिलेंडर देख रहे हो, इस सिलेंडर का ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने कलर ब्लू कलर से शो किया है, ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है आपके पास कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी सिलेंडर का जो इनर एरिया है, जो अगर आप कट करो, कट करने के बाद, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को पहचानने के तरीके का ये होता है कि अगर आप उसको कट करो, आपने इसको सपोज करिए किसी भी पॉइंट से कट किया, कट करने के बाद जो आपको एरिया नज़र आएगा वो एरिया कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप बोलेंगे चलें सर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो समझ में आ गया। अच्छा, अब आप देखो ये सरफेस नज़र आ रही है, ये जो अपर सरफेस है इसकी, जो आप अपर सरफेस देख रहे हो, ये जो एरिया है ये एरिया कहलाता है आपके पास कौन सा, सरफेस एरिया कहलाता है। तो दो एरिया थे, दोनों एरिया मैंने आपको बता दिए, सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आपसे एमसीक्यू में बोले ना भाई करंट किस वाले एरिया से पास होता है, तो करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होते हैं। अच्छा, करंट का जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, वो फॉर्मूला पढ़ा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, रेट बोला था तो रेट का मतलब है आप इसको डिवाइड करोगे टाइम से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इसका यूनिट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, करंट का यूनिट आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा एम्पेयर। अच्छा, एम्पेयर बराबर किसके होता है, तो बड़ा आसान सी बात, देखो चार्ज का यूनिट होता है आपके पास कूलम, नीचे नज़र आ रहा है टाइम, तो टाइम का यूनिट होता है आपके पास सेकंड, तो बन गया कूलम पर सेकंड। यानी ये जो एम्पेयर नज़र आ रहा है, एम्पेयर बराबर होता है किसके, कूलम पर सेकंड के। इस बात को लाजमी याद रखना, ये छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही सारी बातें पूछी जाती हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों ने सेकेंडरी तरीके से पढ़ी है ना, उन तमाम लोगों को ये सारी बातें पता होंगी, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ जो है टाइम गुजारा है तो उनको ये बातें याद भी नहीं होंगी। तो कुछ मैंने बेसिक बातें आपको बताई करंट से रिलेटेड। जब भी करंट की बात होती है तो करंट की टाइप्स लाजमी आती हैं। दो तरह की आप लोगों ने टाइप्स पढ़ी होंगी करंट की। एक टाइप कहलाती है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की मैं डेफिनेशन आपको बताऊं। और सेकंड करंट आपके पास है कन्वेंशनल करंट। पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट देख ले, कन्वेंशनल करंट देख ले, जल्दी से दोनों की डेफिनेशन पढ़िए ताकि मैं आपको इसका बेसिक फ़र्क बता सकूं। मेरे ख्याल में आपको डेफिनेशन पढ़ के फ़र्क खुद समझ में आ जाएगा। जल्दी से इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए ताकि फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ। ओके, डेफिनेशन में आपको खुद सारी बातें बता दी। डेफिनेशन में आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। यानी आप देखें ना, आपने बैटरी के दो सिंबल देखे होंगे, एक आप इस तरीके से बनाते हो ना, एक टर्मिनल को आप बोलते हो पॉजिटिव और एक को बोलते हो नेगेटिव। तो एक बात याद रखना, जो स्मॉलर टर्मिनल होता है बैटरी के अंदर, जो स्मॉलर टर्मिनल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। यानी स्मॉलर टर्मिनल जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और जो लार्जर टर्मिनल है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सही है। अब देखो उसने क्या बोला आपसे, उसने आपसे बोला भाई
इलेक्ट्रॉनिक करंट इज कॉज बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी आपका करंट अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इस करंट को आप बोलते हो कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इसका अगर वाइस वर्सा हो जाए, यानी वो ट्रेवल करे पॉजिटिव से कहाँ पे, नेगेटिव की तरफ, तो इसको आप बोलते हो क्या, कन्वेंशनल करंट। अच्छा, कन्वेंशनल के लफ्ज़ का मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो, कन्वेंशनल के लफ्ज़ का मतलब है यहाँ पे रिवायती, यानी पुराने होते ना, पुराने ज़माने का जिसको आप बोलते हो। तो पहले जो कॉन्सेप्ट था वो यही कॉन्सेप्ट था कि जो आपका करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बाद में कॉन्सेप्ट चेंज किया गया और कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया गया कि नहीं, असल में जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव करता है। तो इस वजह से यहाँ पे दो टाइप पढ़ाई गई हैं। अच्छा, अब जो ये नेगेटिव नज़र आ रहा है, ये जो आप नेगेटिव देख रहे हो, ये नेगेटिव वाला कहलाता है आपके पास लोअर पोटेंशियल, यानी जो नेगेटिव आपको दिख रहा है इसको आपने बोल दिया लोअर पोटेंशियल। और जो पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा होता है, तो उसको आपने बोल दिया कौन सा पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। तो अब आप डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन क्या बनी कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन या तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे या फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर या तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। करंट की सिंपल सी बात हो गई, करंट की आप लोग को टाइप्स बता दी। जब ये दो बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली ना, अब मैं आपसे एक एमसीक्यू शेयर करूंगा। तमाम लोग इस एमसीक्यू को देखिएगा और मुझे जवाब बताने की कोशिश कीजिएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। ओके, एमसीक्यू को अब देखते हैं। एमसीक्यू बड़ा सिंपल सा सवाल था, कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम की गई इस सवाल में। बाकी सवाल बड़ा आसान सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे बोला गया द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द वायर इन 1 माइक्रो सेकेंड इज डैश, यानी सबसे पहले तो आपको टाइम बताया गया, टाइम आपको दी गया 1 माइक्रो सेकेंड। तो देखो माइक्रो के तरीक़ेकार आपको पता है ना, आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ और आगे आपने लिख दिया क्या, यानी सेकेंड, तो टाइम हो गया आपके पास। अच्छा जी, आपको फिर चार्ज की वैल्यू बता रहा है 1.6 एक्सपोनेंट -12 कूलम, तो ये रहा चार्ज, यानी Q इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट -12 कूलम, आपको चार्ज मिल गया। और आपसे जो चीज़ मांग रहा है वो क्या मांग रहा है, करंट मांग रहा है, यानी आई निकाल के दिखा दीजिए। तो अब आप देखो, आप लोग को सवाल पता है आई इज इक्वल टू Q/T। Q की वैल्यू आपको दे रहा है कितनी, 1.6 एक्सपोनेंट -12, और टाइम की वैल्यू दे रहा है 1 एक्सपोनेंट -6। कुछ भी नहीं करना, ये जो 10⁻⁻6 नज़र आ रहा है, आप इसको ऊपर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा 10⁻+6। तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा -12 और 10⁻+6। अब आप लोगों ने पढ़ा है ना सर, हमने तो ये पढ़ा है सर, बेसिस सेम होती है, हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखो एक तरफ नज़र आ रहा है -12, एक नज़र आ रहा है +6, तो आंसर बच जाएगा आपके पास क्या, आंसर आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻6। तो आंसर हो गया 1.6 एक्सपोनेंट -6 एम्पेयर। अब देखो जो करेक्ट जवाब नज़र आ रहा है वो करेक्ट जवाब नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन गौर से देखो, ये जो 10⁻⁻6 नज़र आ रहा है, असल में 10 की पावर से ये तो माइक्रो के बराबर होता है, यानी जो करेक्ट जवाब होना चाहिए वो तो ये भी होना चाहिए 1.6 माइक्रो एम्पेयर, यानी माइक्रो एम्पेयर का मतलब ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ हो सकते हैं, यानी ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन ई भी हो सकता है। तो करेक्ट जवाब लगाओगे आप क्या, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा सवाल था, इस सवाल को देख के आगे बढ़ते हैं। करंट के बारे में बात हो गई। जब भी आप करंट की बात करते हो तो एक लॉ आपके जहन में आता है, ये लॉ तमाम लोगों ने सुना होगा। इस लॉ का नाम है आपके पास ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या बोलता है, जल्दी से इसकी स्टेटमेंट पढ़िएगा ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूँ। ओके, ओम्स लॉ में आपसे बोला गया द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी अगर आप किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हो तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। यही चीज़ स्टेटमेंट की सूरत में लिखी हुई है, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। अच्छा, आगे फिर कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन में भी आपको अलग से पढ़ाता हूँ। तो वही जो आप लोगों ने बेसिक बात पढ़ी वही यहाँ पे लिखी हुई है कि सर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा सर ये जो प्रोपोर्शन का साइन नज़र आ रहा है, प्रोपोर्शन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। और यहाँ जो कांस्टेंट आप देख रहे हो ये कांस्टेंट मैंने लगाया है के। अब ये के है क्या, तो ये के यहाँ पे शो करता है किसको, कंडक्टेंस को शो करता है, यानी ये जो के आप देख रहे हो ये के शो करता है किसको, कंडक्टेंस को। मैंने प्रोपोर्शन का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट कहलाता है के कंडक्टेंस। अच्छा,
अब कंडक्टेंस क्या है, तो कंडक्टेंस, आप कंडक्टेंस के बारे में देखो, मैंने के को लिखा है के इज इक्वल टू 1/r। आप बोलेंगे सर ये आर तो हमें जाना पहचाना सा लग रहा है, सर ये आर तो होती है हमारे पास कौन, रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस अगर आप दो लफ्ज़ देखोगे, इन दोनों लफ्ज़ में आप फ़र्क कर सकते हो। फ़र्क क्या करोगे, आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस का मतलब अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन, रुकावट किसी भी चीज़ के फ्लो में, और कंडक्टेंस का मतलब है कि उसके फ्लो में हेल्प करना। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेजिस्टेंस का मतलब रोकना, रुकावट यानी उसके अपोज करना, और कंडक्टेंस का मतलब है उसके फ्लो में हेल्प करना। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अब आप ये जो के नज़र आ रहा था, आपने इस के की जगह पे किसको रख दिया, के की जगह पे रख दिया 1/r को। तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू 1/r इन टाइम्स ऑफ वी। और आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, मशहूर फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने तीन चार स्टेप जो किए, ड्राइव क्यों किया, तो ड्राइव करने की वजह ये क्योंकि आप लोग अक्सर पे गलती कर जाते हो, प्रोपोर्शन का साइन हटा के ना क्या गलती करते हो, प्रोपोर्शन हटा के डायरेक्ट आप रेजिस्टेंस लगा दो, आप ऐसे कर देते हो आई इज इक्वल टू आर वी। तो भाई प्रोपोर्शन हटा के डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं आता, पहले कंडक्टेंस आता है, फिर उसका रेसिप्रोकल करते हो और आप क्या लिखते हो, रेजिस्टेंस लिखते हो। अच्छा, ओम्स लॉ की आप जब भी बात करोगे तो देखो, ओम्स लॉ की जब स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, स्टेटमेंट के बाद ये आगे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, ये इसकी कंडीशन बता रही थी। तो ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। और आपने अगर सेकेंड ईयर फिजिक्स तरीके से पढ़ा होगा तो लिमिटेशन आप लोग को पता भी होंगी। ऐसी बात नहीं कि आप लोग को लिमिटेशन ना पता हो, आपको पता होंगी। नहीं पता तो जल्दी से आप इस बात को रिकॉल करो। लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन लिखी हुई है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज। यानी ओम्स लॉ जब तक एप्लीकेबल है जब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, मुझे जवाब दो आप लोग। मेरे पास एक बल्ब है, एक बल्ब चलो बना देते हैं। मुझे बताइए ये बल्ब क्या ओम्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता, ये बल्ब ओम्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। ओके, अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर, यस सर करता भी है ओम्स लॉ को फॉलो, नहीं सर करता भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग यस भी जवाब दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग नो भी जवाब दे रहे होंगे। आपके जवाब दोनों हो सकते हैं। तो अब एक बात पे ज़रा गौर करो, आपने इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है, सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आपने प्रैक्टिकल किया है। आप लोगों को शायद ये बात याद हो, सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल ये किया है कि आपका जो ये बल्ब है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता आपका बल्ब, फिलामेंट बल्ब। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। आपने देखा ना, बल्ब आप जैसे जैसे यूज़ करते हो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, गर्म होता रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो ओम्स लॉ की यही लिमिटेशन है कि भाई ओम्स लॉ एप्लीकेबल है जब तक एप्लीकेबल है जब तक टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ वहाँ ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपने प्रैक्टिकल भी है सेकेंड ईयर फिजिक्स में, शायद आपको मेरी बात याद आ जाए, बल्ब वाला प्रैक्टिकल था, उसमें आप वोल्टेज को चेंज करते थे प्रेस कर करके, शायद आप लोग को बात याद हो। नहीं सर, नहीं याद। हमारे कॉलेज में कभी कराया ही नहीं ऐसा प्रैक्टिकल। अच्छा जी, टेम्परेचर की आप लोगों से बात हो गई। टेम्परेचर के बारे में बता दें कि भाई ओम्स लॉ जब तक एप्लीकेबल है जब तक टेम्परेचर आपके पास सेम रहेगा। अब आप सोचोगे सर टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर से क्यों फ़र्क पड़ा। तो ये जो रीज़न है ना, मैं आपको अभी थोड़ी देर में जवाब दूंगा। टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर से होता क्या है। आप सोच रहे हो ना सर ऐसा क्यों है, टेम्परेचर क्यों आया, तो टेम्परेचर का जवाब मैं आपको दूंगा। सेकेंड पॉइंट पढ़ना ज़रा क्या लिखा हुआ है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल वैन फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज। यानी ओम्स लॉ जब तक एप्लीकेबल है जब तक फिजिकल कंडीशन सेम रहे। मतलब आपके पास एक वायर है, आप इस वायर के ऊपर स्टडी कर रहे थे, आप वोल्टेज बढ़ा रहे, करंट बढ़ा, ओम्स लॉ को एप्लीकेबल कर, ओम्स लॉ को एप्लीकेबल कर रहा है। आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, इसको खींच दिया, खींच के इसको स्ट्रेच करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब देखो आपने इसकी फिजिकल कंडीशन चेंज कर दी, तो इस सूरत में भी आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फिर आप सोच रहे होगे सर ये लेंथ बढ़ाने से क्या हुआ, तो फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि भाई आप थोड़ा सा वेट कीजिए कि आपको फिजिकल कंडीशन से क्या फ़र्क पड़ा, ये बात भी मैं आपको जवाब दूंगा। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपको ये दोनों जवाब मिल जाएंगे कि इससे फ़र्क पड़ क्या रहा है। तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तीसरी जो कंडीशन है वो तीसरी कंडीशन देखिएगा ज़रा। तीसरी कंडीशन आपको बताई गई, सर ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन ओनली मेटेलिक कंडक्टर। आप लोगों ने और भी कंडक्टर पढ़े होंगे, आपने पढ़ा है ना सेमी कंडक्टर,
आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर। तो याद है ना सेमीकंडक्टर पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ओम्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? तो आप जवाब देंगे सर वो एप्लीकेबल है मेटालिक कंडक्टर पे। तो ये 3 तरह की आपके पास लिमिटेशंस हो गई, जो तीनों लिमिटेशन मैंने आप लोगों से शो करी। अच्छा, ओम्स लॉ का अगर ग्राफ बनाया जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बोला गया आपसे, इफ़ यू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस देन फॉर ओम्स लॉ। तो याद है ना करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है, और ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सर जब भी दो चीज़ों के दरम्यान अगर रिलेशन डायरेक्ट हो तो जो इनका ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन। यानी दो चीज़ों के दरम्यान अगर रिलेशन डायरेक्ट है तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपके पास बनेगा कैसा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तब आप इसका ग्राफ बना के देख लो। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे करंट और वोल्टेज का, तो ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ की ये बात करने के बाद एक सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है। तमाम लोग इस सवाल को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा इसका जवाब क्या हो सकता है जल्दी से। एमसीक्यू जो आप तमाम लोगों के सामने था, एमसीक्यू में आपसे बोला गया इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है। नॉट ट्रू का मतलब है कि ऐसी स्टेटमेंट बताओ जो क्या है? रॉन्ग है। अच्छा, पहली स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखी हुई है? कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अभी बताया था ना, कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा इसका यूनिट आपको बताया गया, ये यूनिट लाजमी याद रखना। जैसे आपने पढ़ा है ना सर, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है आपके पास क्या? ओम होता है। तमाम लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है, तो आपने ओम लिख दिया। जबकि जो कंडक्टेंस देख रहे हो, इस कंडक्टेंस का यूनिट आपके पास होता है सीमेंस। सीमेंस कंपनी भी है, यूनिट को भी शो कर रहे हैं यहाँ पे सीमेंस। अच्छा सीमेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ना कि ओम इनवर्स, यानी ओम का सिंबल और इनवर्स बना दो, तो ये दोनों इसके सिंबल हैं कि सीमेंस भी लिख सकते हो और ओम इनवर्स भी लिख सकते हो। यानी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये बात क्योंकि आप लोगों को पता नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दी, तब आप लोगों को पता चल गया सर ये बात तो सही है। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर अगर आप आओ तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर। आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल कब होता है? ओम्स लॉ तो सेमीकंडक्टर पे एप्लीकेबल है ही नहीं। ओम्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो किस पर होता है? सिर्फ और सिर्फ मेटालिक कंडक्टर पे एप्लीकेबल है। यानी जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे रॉन्ग नज़र आ रही है वो है आपके पास कौन सी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट नंबर सी, यानी जो मेटालिक कंडक्टर पे एप्लीकेबल है जबकि सेमीकंडक्टर पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपल सा सवाल था कि कुछ आप लोगों को स्टेटमेंट इस सवाल में समझानी थी, तो सवाल आप लोगों से शेयर किया। अब जो टॉपिक है मेरे पास, ये टॉपिक है रेजिस्टेंस से रिलेटेड। रेजिस्टेंस क्या होती है? अभी जो आपने बात करी ना सर, वो आपने अभी बताया कि सर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो ओम्स लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन वाले जो सवाल थे ना, उसके सबके जवाब इस रेजिस्टेंस से मिल जाएंगे। अब रेजिस्टेंस है क्या? तो रेजिस्टेंस कहलाती है, रेजिस्टेंस इज एन अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट के फ्लो में जो भी अपोजिशन होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं, उर्दू अगर किसी को आती हो, क्योंकि बहुत कम लोगों को उर्दू आती है, रुकावट, जिसको आप आसान ज़बान में बोलो। अब ये रुकावट है कैसी, क्या है, तो मैं आसान करके आपको बताऊं। सपोज़ करो मेरे पास एक वायर है, इस वायर में से मुझे करंट पास करना था। मैंने इस वायर में से करंट पास करना है। करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन को पास करना है, सही है। ये वायर है, इस वायर में से पास करना है मुझे किसको? इलेक्ट्रॉन को। अब देखो ये जो वायर है, ये वायर बना हुआ होगा सॉलिड शेप का। अब अगर सॉलिड शेप का होगा तो इसके अंदर एटम्स भी मौजूद होंगे, और ये जो एटम्स हैं, ये एटम रुके हुए नहीं होते, बल्कि ये एटम्स क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यानी ये एटम्स अप जा रहे होंगे, डाउनवर्ड जा रहे होंगे, अपवर्ड जा रहे होंगे, डाउनवर्ड जा रहे होंगे। यानी ये जो एटम्स ये क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को गुजरने में मुश्किल होगी। इसी चीज़ को, यानी इसी अपोजिशन को आप क्या बोलते हो? रेजिस्टेंस बोलते हो। बड़ी सिंपल करके मैंने आपसे बात करी रेजिस्टेंस के मुतालिक। अब रेजिस्टेंस की जब बात करोगे ना, तो रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। वो फैक्टर्स क्या हैं, ज़रा फैक्टर देखिएगा। फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर ज़रा देखिएगा। तो रेजिस्टेंस का सबसे पहला जो फैक्टर है, वो फैक्टर मैं आपको बताऊं। सपोज़ करो मेरे पास एक कंडक्टर मौजूद है, इस कंडक्टर के अंदर एटम्स मौजूद होंगे, और ये जो एटम्स देख रहे हो आप, ये सारे के सारे एटम्स क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब अगर मैंने इस वायर की लेंथ को बढ़ा दिया, मैंने
वायर की लेंथ को बढ़ा दिया। अब देखो ऊपर वाले केस से नीचे वाले केस में कंपेयर करो, नीचे वाले केस में लेंथ ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर अगर लेंथ ज़्यादा है तो जो एटम्स की तादाद है वो एटम्स की तादाद भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी नीचे वाले केस में एटम्स भी ज़्यादा होंगे और सारे के सारे एटम्स क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। आपने देखा सारे के सारे एटम जो नज़र आ रहे थे ये सारे एटम वाइब्रेट कर रहे थे। अब इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की कोशिश करी। मुझे बताओ, सोच के जवाब दो, किस वाले केस में अपोजिशन ज़्यादा होगी, फर्स्ट वाले केस में अपोजिशन ज़्यादा होगी या सेकंड वाले केस में अपोजिशन ज़्यादा होगी। कब ज़्यादा रुकावट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। बिल्कुल सही, जो लोग जवाब मुझे सेकंड दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब दे रहे, क्योंकि सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गुजरने मुश्किल होगी, वो यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, मतलब डिफिकल्टी से पास होगा इलेक्ट्रॉन। यानी एक बात तो समझ में आ गई सर, अगर आप इसमें से करंट पास कराते हैं तो सेकंड वाले केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपने लेंथ को बढ़ा दिया। नीचे वाले केस में लेंथ ज़्यादा है ना, यानी लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो यही तो इसका पहला फैक्टर है कि रेजिस्टेंस और लेंथ का आपस में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। यानी अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब याद है वो लिमिटेशन जो आई थी, लिमिटेशन में कहा था कि फिजिकल कंडीशन चेंज करोगे तो आपके पास जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं करेगा। तो यही कंडीशन है, आपने अगर फिजिकल कंडीशन चेंज करी, उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ गई तो जाहिर सी बात है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ओम्स लॉ के फॉर्मूले में ये तीन चीज़ें आती हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। क्योंकि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस चेंज हो गई, इस वजह से वो ओम्स लॉ को एप्लीकेबल नहीं करता। इसको मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। यानी जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर देखिएगा ज़रा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेसेड। अब ये क्या बात आपसे बोलना चाह रहा है, ये बात भी मैं आपको बताऊं। ओके, अब आपसे बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब मैं इसकी मिसाल आपको दूं सपोज़ करो आपके सामने एक आपको टनल नज़र आ रही है, आपको इन टनल में से क्रॉल करते हुए जाना है। ये आपके सामने टनल मौजूद, टनल में से क्रॉल करते हुए जाना है आपको। मुझे बताओ किस वाले केस में डिफ़िकल्टी आपको ज़्यादा होगी, फर्स्ट वाले केस में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी या सेकेंड वाले केस में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी। ओके, जो लोग जवाब दे रहे थे सेकंड में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया इसका कम है। ऐसे ही ना, एरिया इसका कम है तो इसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। डिफ़िकल्टी का मतलब रुकावट सेकंड वाले में ज़्यादा है। अब आप देखो, आपने एरिया को अगर कम किया, एरिया को अगर आपने कम किया, देखो पहले वाले केस में एरिया इसका ज़्यादा है, सेकंड वाले केस में एरिया इसका कम है। अगर आपने एरिया को क्या किया, कम किया, तो रेजिस्टेंस, रुकावट जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। आपने एक चीज़ को कम किया, दूसरी चीज़ ज़्यादा हो गई। आपने ये किया ना, आपने एरिया को कम किया, आपने एरिया को डिक्रीज़ किया, एरिया को कम किया, तो रुकावट जो थी जिसको आपने रेजिस्टेंस बोला, रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन हुआ। तो यही बात यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम की सूरत से बता दी कि सर रेजिस्टेंस और एरिया का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन आपके पास कैसा है, इन्वर्स रिलेशन। यानी अगर आप एरिया को अगर आप कम करोगे, यानी अगर आप एरिया को डिक्रीज़ करोगे तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये इसका कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों एरिया में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, क्रॉस सेक्शन में भी और सरफेस एरिया में भी। अच्छा, रेजिस्टेंस की जब आप बात करोगे फिर तीसरी जो चीज़ आती है वो आता है अब आपके पास क्या, वो मैं आपको बताऊँ। आपके पास एक कंडक्टर मौजूद, इस कंडक्टर में एटम मौजूद, ये जो एटम से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वाइब्रेट कर रहे थे, आपने इन एटम्स को हीट कर दिया, आपने इन एटम को क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब हीट करने से हुआ क्या, ज़रा इस बात को देखिएगा, ये बात मैं आपको बताऊं। आपने इसको अगर हीट करना शुरू किया, अब देखो आपने इसको हीट एनर्जी
आपने इसकी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया कौन सी एनर्जी में, तो आप बोलेंगे सर ये कन्वर्ट हो जाएगा अब वाइब्रेशनल एनर्जी में। यानी पहले आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे थे, अब ये वाइब्रेट करेंगे कैसे, तेज तेज। अब आप स्क्रीन पे एनिमेशन देख रहे हो कि फर्स्ट वाले केस में वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे थे, जब आप उसको हीट करेंगे, हीट करने की वजह से उसकी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ गई, अब वो तेज तेज वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आप देखो, आपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की कोशिश करी, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की कोशिश करिए, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी फ्लो करा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भी फ्लो करा रहे हो, किस वाले केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, आप बोलेंगे सर सेकेंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा तो वो फंस जाएगा, यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, यहाँ से निकल नहीं सकेगा, मुश्किल होगी। लेकिन फर्स्ट वाले केस में तो आप देखो मज़े से जाओगे, आप यहाँ से जाओगे, देखो यूँ आए, आप यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, मज़े से होते हुए चले गए। यानी फर्स्ट वाले केस में जो रेजिस्टेंस थी, रुकावट थी, वो कम थी क्योंकि एटम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे थे। अब देखो मेरी बात को समझने की ज़रा कोशिश करना, जब आपने उसको हीट किया तो हीट करने की वजह से आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, आपने जब इसको हीट किया तो हीट करने की वजह से क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हुआ क्या, तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से अब ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, तेज तेज वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी ये जो एटम्स आपको दिख रहे थे तेज से वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो दोनों का जो आपस में रिलेशन हुआ वो रिलेशन कैसा हुआ, डायरेक्ट रिलेशन। तो मैंने इसको लिख के दिखाया, सर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। यानी अगर आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी कौन, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो ये मैंने पॉइंट आपके सामने लिख के दिखा दिया कि चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डेल्टा आर विल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, मैथमेटिकली कैन बी एक्सप्रेस एज। और इसके बाद मेरे पास फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ज़रा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट आपके पास है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ कंडक्टर। नेचर ऑफ अ कंडक्टर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। जैसे स्टील है तो स्टील की रेजिस्टेंस कुछ और होगी, वुड है, वुड की रेजिस्टेंस कुछ और होगी, कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टेंस कुछ और होगी। यानी हर मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो उसकी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ये मैंने आप लोग को 4 फैक्टर पढ़ाए। पहला फैक्टर क्या पढ़ाया, अगर मैं आप लोगों से पहला फैक्टर पूछूं तो आप बोलेंगे सर पहला फैक्टर था रेजिस्टेंस और लेंथ का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है। सेकंड फैक्टर पढ़ाया सर रेजिस्टेंस और एरिया का आपस में रिलेशन इन्वर्स है। थर्ड फैक्टर पढ़ाया सर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। और फोर्थ रिलेशन मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, कि नेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। अब इसमें से जो फिजिकल कंडीशन वाले हैं, आपने ये फिजिकल कंडीशन वाले 2 फॉर्मूले कंसिडर किए, ये वाले रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन लेंथ से, रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन एरिया से। तो देखो मैंने लेंथ को एक दफ़ा लिखा, एरिया को भी एक दफ़ा लिखा, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया। यानी लेंथ ऊपर था तो लेंथ को ऊपर रहने दिया, एरिया नीचे था तो एरिया को नीचे करके लिख दिया। अब देखो आपने पढ़ा है ना सर प्रोपोर्शन, ये जो साइन नज़र आ रहा है, प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, प्रोपोर्शन को हटाने की वजह से आ जाता है कांस्टेंट। तो आपने क्या काम किया, आपने कांस्टेंट लगाया तो कांस्टेंट बन गया आर इज इक्वल टू, ये हो गया रॉ, बराबर में हो गया मेरे पास क्या, एल अपॉन ए। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। देखो एल तो आपको पता है, ये एल कहला रही है मेरे पास लेंथ, ए कहला रहा है मेरे पास एरिया, आर आपको पता है आर है रेजिस्टेंस, ये रॉ क्या है, तो ये रॉ नई चीज़ आपने जो सीखी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी तमाम लोगों ने, ये रॉ कहलाती है मेरे पास क्या, रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी मैं आपको बताऊँ, इसके लिए आगे बढ़ते हैं, पहले रेजिस्टेंस के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट रह गया था, रेजिस्टेंस का यूनिट आप तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओम होता है और इसका सिंबल आप इस तरीके से बनाते हो रेजिस्टेंस का। अच्छा जी, अब रेजिस्टेंस की मैं आपसे बात कर रहा था, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है मेरे पास आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, फॉर्मूला आपके सामने मैंने ड्राइव किया था, सारी चीज़ें आपको पता है। अच्छा, इस फॉर्मूले में जो चीज़ आप लोग को बताने वाली है वो फॉर्मूले में लाजमी देखिएगा, आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। फॉर्मूला बताने का मकसद ये कि अगर इस किस्म का सवाल भी आपके पास है, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल ये सारे सॉल्व किए होंगे, याद है ये रेजिस्टेंस कहलाती थी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये आर नॉट आप लिख रहे हो, ये आर नॉट कहलाता है क्या, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आर टी क्या है, तो आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस एट किसी भी टेम्परेचर पे, यानी रेजिस्टेंस एट
टी डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है टी डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी तो आपको पता है ये टेम्परेचर है, ये तो आप बताने की ज़रूरत नहीं। अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तमाम लोगों ने सुना होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अल्फ़ा की वैल्यू होती है हर मटेरियल के लिए अलग अलग अलग, कॉपर के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, स्टील के लिए अलग होगी, तो ये वैल्यूज़ आपको पता होंगी। अच्छा, अब जो बात आपको सिखानी ना वो बात ज़रा देखिएगा। ये जो नीचे आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये ए आप तमाम लोग को पता होगा, ये ए तो शो करता है कि इसको एरिया को शो करता है, यानी आप ए देख रहे हो एरिया। अच्छा, अब एरिया क्या है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। देखो, अगर आपके पास कोई वायर है, आपसे अगर वो बात करें किसकी, वायर की, तो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वायर का अगर आप एरिया देखो तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अगर आप वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरे पास सर्कुलर, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आपको आता है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर अरे सर हमें पता तो है, ये देखिए एरिया का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या फिर एरिया का फॉर्मूला है अगर डायमीटर की सूरत में लिखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये एरिया का फॉर्मूला हो गया किसके लिए, वायर के लिए। तो एरिया का मैंने फॉर्मूला लिख दिया पाई आर स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला लिख दिया मैंने क्या, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, इन दो फॉर्मूलों को देखने के बाद मजीद अगर मैं आगे बढ़ूँ, अब अगर वो आपसे वायर की बात ना करे, वो अगर आपसे बात करे रॉड की बात करे, किसी किस्म की अगर वो आपसे रॉड की बात कर दे कि एक रॉड है, उस रॉड की रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। चलो मैं रॉड भी आपके सामने बना के दिखा देता हूँ, अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ओके, अब आप तमाम लोग देखिए, मैं जो आपसे यहाँ से बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ किसकी, एक एक रॉड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब इस रॉड का अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे, ये देखो इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब आपको ये सर्कुलर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये वायर नहीं है बल्कि किस्म की रॉड है। और इस रॉड के क्रॉस सेक्शन एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर होगा तो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और अगर स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ स्क्वायर। दोनों सूरतों में कोई सा भी फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए। आपके पास वो वायर भी बोल सकता है, वो आपसे क्या बोल सकता है, रॉड भी बोल सकते हो। अब आप ज़हनी तौर पर तैयार है ना, एरिया किसी भी किस्म का आपको निकालने के लिए दे सकता है। हो सकता है आपको ये पहले एरिया की न्यूमेरिकल अगर आपके पास आए तो आप क्या करो, पहले लेंथ ब्रेथ की वैल्यू रख के एरिया निकालो, फिर एरिया को रखो, लेंथ को रखो, रॉ को रखो, रेजिस्टिविटी को रखो, और वैल्यू किसकी निकाल लो, आर की निकाल लो। अच्छा, अब आपसे एक मैं अगर सवाल पूछूं, सवाल में अगर आपसे पूछूं, चलो ज़बानी सवाल पूछते हैं, अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स कर दूं तो रेजिस्टेंस कितनी टाइम्स हो जाएगी। लेंथ को अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो रेजिस्टेंस कितनी टाइम्स हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर ये तो सवाल बड़ा ही सिंपल सवाल, कि सर अगर आप लेंथ को 2 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितनी टाइम्स हो जाएगी। यही बोला ना मैंने आपसे, लेंथ को अगर मैं कर दूं कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, सही है। तो अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, लेंथ को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो जहाँ एल नज़र आ रहा है वहाँ पे आप रख दोगे कौन, 2l रख दोगे, डिवाइड में रखा हुआ ए, 2 को बाहर निकाल के रखा तो ये बन जाएगा 2, आगे हो जाएगा रॉ एल अपॉन ए। और गौर से देखो रॉ एल अपॉन ए बराबर होता है किसके, रेजिस्टेंस की, यानी नई रेजिस्टेंस हो जाएगी, वो भी कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, आप लोग को बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस सवाल से रिलेटेड चलो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने आपसे बोला भाई मेरे पास एक वायर था, सही है, इस वायर के मैंने डायमीटर को, वायर के डायमीटर को मैंने कर दिया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब ज़रा सोच के जवाब आप लोग सोचिएगा ज़रा, वायर के डायमीटर को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, मुझे बताइए रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डायमीटर को मैंने अगर 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा।
है, अब मैं आपको सवाल समझाऊँ सवाल में है क्या। तो देखो सवाल में आपसे बोला गया भाई अगर डायमीटर को 2 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A, ये सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखो एरिया के फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, रॉ L। एरिया की जगह मैंने डायमीटर वाला फॉर्मूला रखा, डायमीटर वाला फॉर्मूला हो गया मेरे पास क्या, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको देखो जिस जिस चीज़ की बात करी ना उस फॉर्मूले में से उन चीज़ों को अलग कर लो। आपसे उसने रेडियस की बात करी, मैंने रेडियस को लिख लिया। उसने आपसे बात करी कि इसकी डायमीटर की, तो मैंने डायमीटर को अलग लिख लिया। देखो डायमीटर ये हो गया 1/d²। देखो जिस चीज़ की बात करें ना आप उसको अलग कर लो, आपके लिए सवाल को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। सही है। तो आपने क्या काम किया, आपने यहाँ से रेजिस्टेंस को अलग कर लिया क्योंकि रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, और आपसे डायमीटर की बात कर रहा था। डायमीटर क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो डायमीटर को आपने लिखा भी किसमें, डिनोमिनेटर में लिखा। सही है। अब उसने बोला भाई मैंने डायमीटर को कर दिया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी जहाँ डी नज़र आ रहा था वहाँ पे आप डी नहीं रखोगे बल्कि क्या रखोगे, 2d रखोगे। अच्छा 2d का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2d का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास कौन, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो किस नंबर का इजाफा हुआ आपके पास। आप बोलेंगे सर अरे सर हमारे पास जिस चीज़ का इजाफा हुआ वो कौन है, मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं, आप बोलेंगे सर हमारे पास जिस चीज़ का इजाफा हुआ वो है मेरे पास कौन, 1/4। भाई जिस नंबर का इजाफा हुआ वो नंबर बताओ ना मुझे, मेरे पास किस नंबर का इजाफा हुआ, मेरे पास नंबर का इजाफा हुआ 1/4। इसका मतलब जो इसकी नई रेजिस्टेंस है वो नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/4 हो जाएगी। यानी डायमीटर को अगर आप करोगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो जो नई रेजिस्टेंस है वो नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/4 हो जाएगी। अच्छा अब आप में से बहुत सारे लोगों को बोल रहे होंगे सर आपने समझा तो दिया लेकिन आपकी बात जो है ना समझ में नहीं आया, एक काम करें दोबारा बता दें। तो भाई मैं दोबारा से एक नई डिफरेंट वैल्यू के साथ आता हूँ, जिन लोगों को समझ में आ गया वो मुझे डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, मुझे जवाब बता सकते हो। मैंने बोला भाई मेरे पास एक वायर है, आपने वायर के डायमीटर को कितने टाइम्स कर दिया, तो मैंने आपसे बोला भाई वायर के डायमीटर को कर दो 3 टाइम्स। आप बोलेंगे सर अरे सर कोई मसले की बात नहीं, है देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रॉ L अपॉन A। एरिया का फॉर्मूला है मेरे पास क्या, एरिया का फॉर्मूला है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, नीचे लिखा हुआ है R। भाई आपसे किस किस की बात करी, उसने आपसे बात करी रेजिस्टेंस और डायमीटर की। आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस को मैंने अलग किया, डायमीटर को मैंने अलग किया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/d²। सर जहाँ d नज़र आ रहा है वहाँ d नहीं रखूंगा बल्कि मैं वहाँ पे रखूंगा किसको, 3d को, क्योंकि डायमीटर को आपको बोला सर कितने टाइम्स कर दीजिए, 3 टाइम्स कर दीजिए। तो देखो ये हो गया 3d। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा 1/d²। किस नंबर का इजाफा हुआ, आप बोलेंगे सर अरे सर इजाफा हुआ 1/9 का, यानी नई रेजिस्टेंस हो जाएगी कितनी, R/9 हो जाएगी। आप बोलेंगे सर वाह ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है। अब अगर आसान लग रहा है तो चलो मैं आपके लिए मुश्किल करता हूँ, मुश्किल भी आप लोग के लिए करेंगे ताकि आप लोग को एक एक सी बात समझ में आते रहे, आप आसान से मुश्किल की तरफ जाते रहो। अब देखो मैंने आपसे बोला भाई मेरे पास वायर था, वायर के डायमीटर को आपने कर दिया कितना, वायर के डायमीटर को आपने कर दिया 1/4, डायमीटर को कर दिया कितना, 1/4 कर दिया। अब जवाब सोचो क्या होगा, 1/4 कर दिया डायमीटर को, यानी जहाँ डी है आप डी की जगह पे रखोगे कितना, 1/4d रखोगे। अब क्या होना चाहिए जवाब, अब आप लोग देखो आप लोग जीनियस हो, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। मेरा नहीं ख्याल कि अब आप लोग को पूरा बार बार बताना चाहिए, आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को पूरी कैलकुलेशन दोबारा करके बता रहा हूँ ताकि कोई अगर वीक स्टूडेंट भी ना वो भी सीख सके। देखो रेजिस्टेंस और डायमीटर का आपस में रिलेशन कैसा है, इन्वर्स रिलेशन। जहाँ डी है वहाँ पे आप रखो कितना, 1/4d, तो ये देखो 1। अब डी की जगह पे आपने रख दिया किसको, 1/4d। ये देखो आपने डी की जगह पे रखा 1/4d। अब स्क्वायर करो, 1/4 का अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा d²। अब देखो 16 ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 16 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर बन जाएगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 16 और आगे हो जाएगा 1/d²। जी किस नंबर का इजाफा हुआ, 16 का इजाफा हुआ या 1/16 का इजाफा हुआ। आप बोलेंगे सर हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, जब 1/16 आएगा तो 16 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो इजाफा हुआ 16 का, यानी जो नई रेजिस्टेंस है वो नई रेजिस्टेंस हो जाएगी कितने टाइम्स, 16 टाइम्स हो जाएगी, यानी 16 टाइम्स ऑफ आर। तो जो लोग जवाब सोच रहे थे 1/16 टाइम्स, उनका जवाब गलत हुआ, यानी जो करेक्ट जवाब होगा वो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा जी रेजिस्टेंस की बात करी,
अब हमारे पास बात आती है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी की एक रेडी टू राइट डेफिनेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ अ कंडक्टर। सिंपल से अगर बात करूँ, कंडक्टर की रेजिस्टेंस से मुतालिक जो वैल्यू है उस चीज़ को आप रेजिस्टिविटी बोलते हो। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। तो मुझे बताओ रॉ का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे सर एरिया को वहाँ भेजिए, तो ये बन जाएगा आर ए, लेंथ को नीचे बुला लीजिए तो बन जाएगा आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रॉ। तो जो रॉ का फॉर्मूला बना वो क्या बना? आर ए अपॉन एल। ये मेरे पास सिंपल सा एक रॉ का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को देखने के बाद मैं आपसे चलो एक एमसीक्यू पूछता हूँ। एमसीक्यू आप लोगों से पूछते हैं, देखते हैं आप में से कितने लोग जीनियस हैं जो मुझे जवाब दे सकते हैं। एमसीक्यू आप लोगों से है भाई, रॉ का फॉर्मूला है मेरे पास क्या? आर ए अपॉन एल। मैं सवाल लिख रहा हूँ, सवाल पढ़ के मुझे जवाब बताइएगा। अब आप में से जो लोग ये सोच रहे थे, ज़रा देखते हैं ज़रा सवाल किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं सवाल आपके सामने सॉल्व करता हूँ। देखो, उसने बोला भाई लेंथ को कर दो 1/4, यानी जो लेंथ नज़र आ रही है इस लेंथ को कर दो आप कितना टाइम? 1/4 कर दो, यानी जहाँ एल नज़र आ रहा है वहाँ पे आप रख दो किसको? 1/4 टाइम्स ऑफ एल को। तो ये बन जाएगा रॉ इज इक्वल टू आर ए, जहाँ लेंथ नज़र आ रही है वहाँ लेंथ की जगह पे रख दीजिए कितना? 1/4 टाइम्स ऑफ एल। तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा आर ए, एल की जगह पे आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ लेंथ। अब देखो ये 4 नीचे से वहाँ ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा सर मेरे पास 4, और आगे हो जाएगा मेरे पास क्या? आर ए अपॉन एल। आप बोलेंगे सर आर ए अपॉन एल बराबर होता है किसके? रॉ के। तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो रेजिस्टिविटी कितनी टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आप में से जो लोग ये सोच रहे थे सर लेंथ को आपने लेंथ की जगह पे 1/4 टाइम्स ऑफ एल रखा, नीचे वाला 4 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई किया और आंसर हो गया 4 रॉ, तो ये बात गलत है। क्यों? अब अगर आप जवाब लगाते हो 4A तो ये जवाब आपका गलत कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसका करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब रेजिस्टिविटी यानी रॉ ही है, यानी रॉ की वैल्यू सेम रहती है। अब आप सोच रहे हो कि सर सेम क्यों रहती है, सेम रहने की वजह क्या है? तो वजह मैं आपको बताऊं, ज़रा बड़ी गौर से बात सुनना मेरी, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। बड़ी लॉजिकल बात है, समझ में आ जाए आपको बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं। सपोज़ करो मेरे पास एक वायर मौजूद, मैंने आपके सामने एक वायर लिया, इस वायर को मैंने 3 पीसेस में कट कर दिया। मैंने इस वायर को 3 पीसेस में कट कर दिया। देखो मैंने फर्स्ट पीस में कट किया, सेकंड पीस में कट किया, थर्ड पीस पे कट किया। अब देखो 3 पीसेस में कट हो गया ये वायर। ये रहा इसका फर्स्ट पीस, चलो इसको स्ट्रेट करके बना देते हैं। ये इसका फर्स्ट पीस है, ये इसका सेकंड पीस है और ये इसका थर्ड पीस है। ये 3 पीसेस पे आपने कट कर दिया। ओके, अब आपने देखो इसको क्योंकि 3 पीसेस में कट किया है, अगर सपोज करो इस पूरे वायर की जो लेंथ है, पूरे वायर की जो लेंथ है सपोज करो वो है एल। अब आपने इसको 3 पीसेस में कट किया है, तो हर पीस की जो लेंथ होगी ना वो लेंथ हो जाएगी L/3, लेंथ हो जाएगी L/3, लेंथ हो जाएगी कितनी? L/3, क्योंकि आपने इसको कट किया 3 पीसेस में तो इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी? L/3, L/3, L/3। ऐसी है ना भाई, अगर आप 3 पीसेस में कट करोगे तो 3 हिस्से हो जाएंगे। अच्छा जी, आप बोलेंगे चलें सर ये बात तो समझ में आ गई। अब रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस भी R/3 हो जाएगी। ये हो जाएगा R/3, ये भी हो जाएगा R/3, ये भी हो जाएगा कितना? R/3। क्यों? आपने पढ़ा है ना सर रेजिस्टेंस और लेंथ का आपस में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है। अगर आप लेंथ कम करेंगे तो कम होगी कौन? रेजिस्टेंस। अगर आप लेंथ को 1/3 कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? R/3 हो जाएगी। आप बोलेंगे सर ये बात भी सही है, आसान सी बात थी, हमें समझ में आ गई। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है
वो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ रॉ ही रहेगी, ये भी रॉ रहेगी, ये भी रॉ रहेगी। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, हमारे फॉर्मूले के मुताबिक तो रॉ का फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल, रेजिस्टिविटी और लेंथ का आपस में रिलेशन इन्वर्स है। अगर आप लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। होना तो आंसर 3 रॉ चाहिए था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर आंसर रॉ है। अब आंसर रॉ है क्यों? अब मैं आपसे अगर बोलूँ, आसान करके बात करूँ, आपको पानी बॉयल करना है, पानी को आपको बॉयल करने को बोला गया, मैंने बोला भाई वाटर बॉयल करो इस ग्लास के अंदर और वाटर बॉयल करो इस बकेट के अंदर, सही है। 2 जगह मैंने आपको वाटर बॉयल करने को बोला, मुझे बताइए किस वाले में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा। आप बोलेंगे सर वाटर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, फर्स्ट वाला भी, जबकि सेकेंड वाला भी जो टेम्परेचर है वो किस पे वाटर जिस पे बॉयल होगा वो क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे कम पानी आप बॉयल कीजिए चाहे ज़्यादा पानी बॉयल कीजिए, क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही जो रेजिस्टिविटी देख रहे हो, रेजिस्टिविटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। आप इसके कितने भी पीसेस कर दो, जो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ जिस पे डिपेंड करती है वो क्या है, टेम्परेचर। अब भाई अल्फाज पढ़ोगे ना, अल्फाज पढ़ो, मेरी बात और अच्छी से समझ में आ जाएगी। ज़रा पढ़िएगा अल्फाज क्या लिखे हुए, अल्फाज लिखे हुए सर इट ओनली डिपेंड्स अपॉन, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ कंडक्टर पे। मतलब कॉपर है तो अलग होगी, स्टील है तो अलग होगी, आयरन है तो अलग होगी, जबकि ये फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। अब आप इसके कितने भी टुकड़े कर दो, इसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे आप पानी को, आप पूरे पानी को बॉयल करो या उसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के बॉयल करो, जो बॉयल होगा वो टेम्परेचर हमेशा क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ मास एंड साइज ऑफ अ कंडक्टर। यानी ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता और साइज पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, आप लोगों ने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, फॉर्मूला और यूनिट भी आपको बता दूं। यूनिट क्या होगा तो यूनिट जल्दी से देखो, रॉ का फॉर्मूला क्या है, रॉ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब देखो रेजिस्टेंस का यूनिट यहाँ पे लिखा है मैंने, रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ लिखी हुई है मीटर में, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर से ये स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो बन गया मेरे पास कौन, ओम मीटर। यानी इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, ओम मीटर इसका यूनिट है रेजिस्टिविटी का। ये जो आप आर अपॉन 3 देख रहे हो ये वाली चीज़ आपके पास कहला रही है रेजिस्टेंस, और जो नीचे वाली चीज़ देख रहे हो ये आपके पास कहला रही है कौन, रेजिस्टिविटी। अब आप लोगों ने जो चीज़ सीखी है वो चीज़ क्या सीखी है भाई, आप किसी भी वायर के कितने भी पीसेस कर दो, उसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो असल बात थी वो सीखने वाली ये थी। इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ओके, सवाल आपसे शेयर किया, सवाल देखते हैं सवाल है क्या। द appropriate material to be used in the construction of resistance boxes out of the following is dash। अब आप सोच रहे हो कि सर ये हमें क्या पता सर, रेजिस्टेंस बॉक्सेस के लिए हम इस पे से कौन सा वायर इस्तेमाल करते हैं। सर कॉपर तो बहुत अच्छा होता है, हमें कॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। सर आयरन तो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, आयरन इस्तेमाल करना चाहिए। सर एल्यूमिनियम लाइट होता है, एल्यूमिनियम इस्तेमाल करें। सर मैंगनाइन का भी सुना नहीं, तो सर हम इसके बारे में कैसे फ़ैसला करें। तो सवाल कुछ अजीब सा है, लेकिन इसमें लॉजिक क्या, ज़रा लॉजिक देखिएगा। लॉजिक इसकी ये है कि भाई रेजिस्टेंस बॉक्सेस के लिए जो आप मटेरियल इस्तेमाल करते हो वो मटेरियल इस्तेमाल करते हो जिसके टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0 है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी अल्फ़ा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करते हो जिसके टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, 0। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता, तो ये वैल्यू बुक के अंदर अगर आप चार्ट कभी खोलने की बुक के अंदर कभी अगर आप चैप्टर नंबर 13 खोलो तो बुक के चैप्टर नंबर 13 के अंदर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। चैप्टर नंबर 13 में बुक के अंदर टेबल है, पेज नंबर मुझे एक्जैक्टली याद नहीं इस वक्त, लेकिन चैप्टर नंबर 13 के अंदर टेबल मौजूद है। उसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू सिर्फ एक मटेरियल की 0 है, और वो मटेरियल होता है हमारे पास कौन सा, मैंगनाइन। अब ये याद रखते हैं आप तमाम लोग, मैंगनाइन वो मटेरियल है
यानी अब देखो टेबल की वैल्यू आपको याद नहीं करनी, लेकिन जो खास वैल्यू आई ना वो आपने याद कर ली कि सर ऐसा मटेरियल जिसके अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0 है, उस मटेरियल का नाम है आपके पास कौन, मैंगनाइन। तो अब इस बात को ज़रा तमाम लोग जहन में रखिएगा कि सर वो मटेरियल जिसके टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0 है वो है मेरे पास कौन, मैंगनाइन। कुछ और एमसीक्यू भी शेयर करते हैं। बल्कि एमसीक्यू नहीं, अगला टॉपिक है अब हमारे पास पावर डेसिपेशन का। पावर डेसिपेशन आप तमाम लोगों ने सुना होगा। पावर डेसिपेशन है क्या, पावर डेसिपेशन जल्दी से देखते हैं। डेफिनेशन में आपको बताया गया पावर डेसिपेशन की भाई इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन यूनिट टाइम। अगर आप किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हो, मैं आसान करके अगर आपसे बात करूं, मेरे पास एक वायर था, आपने इसमें से करंट पास किया, करंट का मतलब कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपने पास किए। अब देखो जब आपने इसमें से करंट पास किया, आपने करंट पास करा दिया इसमें से, अब देखो रास्ते में जो एटम्स हैं ये एटम्स क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, एटम वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को गुजरने में प्रॉब्लम होगी। जाहिर सी बात है ना, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इससे टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन आके इन एटम से टकराएगा, टकराएगा, टकराने का मतलब है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। भाई जब स्ट्राइक करेगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन का मतलब है कि वो क्या होगा, हीटअप होगा। आपने अक्सर देखा ना, कभी आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर रहे हो या कंटिन्यूस आप इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज़ कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी की डिवाइस यूज़ कर रहे हो, वो हीटअप होती है। हीटअप क्यों होती है, क्योंकि जब आप वायर में से करंट पास करते हो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं तो वो उस एटम से टकराते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिस चीज़ को आप क्या बोलते हो, पावर डेसिपेशन बोलते हो। बड़ी आसान करके मैंने आपसे बात करी पावर डेसिपेशन की, ये कि भाई फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है कितने टाइम में, यानी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन यूनिट टाइम, इस चीज़ को आप बोलते हो पावर डेसिपेशन। अच्छा जी, पावर डेसिपेशन के मुतालिक आप तमाम लोगों ने इसे कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, जल्दी से मैं आपको फॉर्मूले बताऊं। फॉर्मूले पढ़े ना आपने, पहला फॉर्मूला पढ़ा होगा P इज इक्वल टू आई वी। अब मुझे जल्दी जल्दी बताते रहो भाई इसमें कौन सी चीज़ क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें आई हमारे पास है कौन, आई हमारे पास है करंट। मैं आपसे बोलूँगा भाई वी क्या है, तो आप बोलेंगे सर वी यहाँ पे है वोल्टेज, यानी पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, P इज इक्वल टू आई वी। सेकेंड फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अच्छा जी, तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आप बोलेंगे सर दोनों फॉर्मूलों में फ़र्क क्या है, तो देखो जो सेकंड वाला फॉर्मूला नज़र आ रहा है ना, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो सीरीज़ के लिए। सीरीज़ में क्यों इस्तेमाल किया, अब देखो इस फॉर्मूले में आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो है आपके पास आई, और ये आई है क्या, तो आप बोलेंगे सर अरे सर ये आई तो होता है कौन, करंट। ऐसी है ना भाई, ये आई कौन होता है, करंट, और करंट जो है वो सेम होता है कब, सीरीज़ में, यानी करंट सेम होता है कब, सीरीज़ में। ऐसी है ना, करंट अगर सीरीज़ में आप सर्किट को कनेक्ट करो तो सीरीज़ में जो है करंट सेम रहता है, यानी जो करंट पहले वाले में जाएगा वही दूसरे वाले में जाएगा। तो जो सेकंड फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसमें क्योंकि करंट आ रहा है तो ये सीरीज़ के केस में आप इस्तेमाल करोगे फॉर्मूला। जबकि सेकंड वाले केस में आपको नज़र आ रहा है कौन, आप बोलेंगे सर सेकंड वाले केस में हमें नज़र आ रहा है वोल्टेज, यानी ये जो आप देख रहे हो ये नज़र आ रहा है आपको कौन, वोल्टेज। और वोल्टेज कब सेम होता है, तो आप बोलेंगे सर वोल्टेज सेम होता है हमारे पास कब, पैरेलल में। तो ये सेकंड थर्ड वाला फॉर्मूला ये आप इस्तेमाल करोगे जब किसकी बात करेगा, पैरेलल सर्किट की बात करेगा, तो पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और जब सीरीज़ की बात करेगा तो बन जाएगा क्या, आई स्क्वायर आर। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एनर्जी की बात करूँ, अगर मैं आपसे बात करूँ भाई एनर्जी की, एनर्जी के मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये पावर का फॉर्मूला है। टाइम को मैंने पावर के पास लेके चला गया, तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क, यानी वर्क बराबर हो गया किसके, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा ये वर्क नज़र आ रहा है, वर्क बराबर होता है एनर्जी के, तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा सर एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज़ बन जाती है हमारे पास कौन, एनर्जी बन जाती है। यानी पावर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो टाइम से तो ये जो चीज़ बनती है वो क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। अब आप सीख गए सर एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया, सर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना तो वो एनर्जी बन जाती है। तो अब आप देखो आप हर फॉर्मूले को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे फॉर्मूला अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ, फॉर्मूला आप देखिए, फॉर्मूला मैंने लिखा सर एनर्जी का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, जो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा था ना आई वी, इसको मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया आई वी टी इज इक्वल टू एनर्जी। सेकेंड फॉर्मूला एनर्जी का बन जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और एनर्जी का थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास क्या, तो आप बोलेंगे सर थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास एनर्जी का वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो ये कुछ फॉर्मूले आप ज़रा जहन में रखना, पावर के 3 फॉर्मूले हो गए, एनर्जी के 3 फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलों को देख के अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ सवाल आपसे शेयर करते हैं। पहला सवाल आपको नज़र आ रहा है, पहला सवाल कैसे करोगे अब मैं सॉल्व करना सिखाऊँ आपसे।
अब देखो आपसे बोला क्या, हीटर कॉइल रेटेड एट 1000 वाट 200 वोल्टेज। तो देखो 1000 वाट 200 वोल्टेज आपको पावर दे रहा है, पावर आपको दे रहा है 1000 वाट, और वोल्टेज दे रहा है आपको कितना, 200 वोल्ट। सही है, ये दो चीज़ें गिवन कर रहा है। अच्छा जी, इसको कनेक्ट किया किससे, कनेक्ट किया इसको 100 वोल्ट से। अब देखो नया वोल्टेज दे रहा है, ये नया वोल्टेज दे रहा है कितना, 100 वोल्ट, और आपसे बोल रहा है इसकी पावर बताओ कितनी होगी, यानी नई पावर आपसे मांग रहा है। यानी एक पावर आपको गिवन कर रहा है, एक वोल्टेज गिवन कर रहा है, दूसरा वोल्टेज आपसे मांग, दूसरा वोल्टेज भी आपको गिवन किया हुआ है, दूसरी पावर आपसे मांग रहा है। सही है, अब आप कैसे करोगे, तो इस सवाल को करने का मैं आसान तरीका आपको बताऊँ। आप एक काम करो, सबसे पहले देखो पावर है, वोल्टेज है, कौन नहीं है, करंट नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्मूले से आप क्या निकाल, फर्स्ट वैल्यू से आप करंट निकाल लो। पावर का फॉर्मूला है ना, P इज इक्वल टू आई वी, पावर की जगह पे रखोगे 1000, करंट की जगह पे आई रहा, वोल्टेज की जगह पे आ जाएगा 200। ये 200 को लाके डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू आई। दोनों को कैंसिलेशन कर दीजिए, ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बन गया 10/2, और 10/2 का मतलब होगा कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। तो आपने क्या काम किया, पहले वैल्यूज़ की मदद से करंट निकाल लिया। अब देखो सेकंड फॉर्मूले पे आए, पावर का फॉर्मूला लगाया, P इज इक्वल टू आई वी, आई की वैल्यू है मेरे पास 5, वोल्टेज की वैल्यू है 110, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा मेरे पास कितना, 550 वाट। तो पावर का जो जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा, 550 वाट, यानी ऑप्शन नंबर डी। बड़ा आसान सा सवाल था। यानी आपने जो चीज़ सीखी वो क्या सीखी कि सर अगर आपको एक रेटेड पावर दी हुई हो तो पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप क्या निकाल लीजिए, करंट निकाल लीजिए, फिर सेकंड वालों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप मजीद उसको सॉल्व कर लीजिए। इसी से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यू भी देखते हैं। एक और एमसीक्यू मेरे पास मौजूद है, जल्दी से इस सवाल को देखिएगा और तुक्का लगाने की कोशिश कीजिएगा, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। शायद आप लोग को ना आता हो, तुक्का लगाइएगा इसका क्या होगा। अच्छा जी, सवाल में आपसे बोला गया, ऑफ द बल्ब इन हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, व्हेन ऑफ द विच ऑफ द टू हैज़ अ लार्जर रेजिस्टेंस। अब मैं कुछ बातें आपको बताऊं। अच्छा, हमारे घर के अंदर जो वायरिंग हुई हुई होती है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना पैरेलल में कनेक्ट होती है। पहले तो इस बात को ज़रा देखिएगा, हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग हुई हुई होती है वो सारी की सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं, पैरेलल में। अब कुछ बातें मैं सिखा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। हमारे घर के अंदर सारी चीज़ें पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल का मतलब जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसी है ना, आप तमाम लोगों के घरों में वोल्टेज हर जगह पे 220 वोल्ट आ रहा होगा, यानी वोल्टेज सेम है। तो इसका मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, वोल्टेज सेम लिख देते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई, पहला पॉइंट आपको समझाया। अब अगला पॉइंट देखना, जो अगला पॉइंट बता रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग। देखो भाई, जिस वाले की पावर ज़्यादा होगी, यानी जिस वाले बल्ब की पावर ज़्यादा होगी उस वाले की ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस वाले की पावर ज़्यादा उस वाले की ब्राइटनेस ज़्यादा। जैसे अक्सर होता है ना, आप 60 वाट का बल्ब लेकर आओ या 100 वाट का बल्ब लेकर आओ, जो 100 वाट का बल्ब है ना उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा रोशन होगा। सही है। और जो 60 वाट का बल्ब है ये डिम होगा, ये इतना तेज़ नहीं चलेगा जितना 100 वाट का चलेगा। आप में से जो बॉयज़ होंगे उनको आइडिया होगा कि 60 वाट का बल्ब लेकर आओ तो वो डिम होगा, 100 वाट का बल्ब लेकर आओ तो वो ज़्यादा रोशन होगा। यानी जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस क्या है, ज़्यादा है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, सही ना। ये बात आप जहन में बिठाना, ये बात जहन में बिठा लो, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा। अब देखो आपसे बोला गया भाई मुझे बताइए किस वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सबसे पहले तो देखो आपसे जो बात करी वो बात करी भाई पैरेलल की, और पैरेलल के पावर का जो फॉर्मूला है वो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया ना पैरेलल के लिए, अगर नहीं याद तो पीछे स्लाइड करके आप देख भी सकते हो जब मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड करूंगा कि भाई पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो पावर और रेजिस्टेंस का आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। सही है। उसने आपसे बोला लार्जर रेजिस्टेंस। लार्जर रेजिस्टेंस का मतलब है, आप बोलेंगे सर लार्जर रेजिस्टेंस, ये देखिए जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा
जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, लार्जर रेजिस्टेंस बोले ना, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर कम। पहले तो ये बात समझो, क्योंकि उसने पूछा किसका, उसने पूछा लार्जर रेजिस्टेंस का, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर कम। और भाई जिसकी पावर कम होती है उसकी ब्राइटनेस भी कैसी होती, कम होती है, यानी वो कैसा बल्ब होता है, वो डिम बल्ब होता है। सवाल को समझने की कोशिश करना, अगर सवाल समझ में आ गया समझो आपकी बहुत बड़ी मसला हल हो गया। अगर ये सवाल है आप सॉल्व कर सकोगे आसानी से। उसने बोला भाई इसमें से कौन सा ब्राइट है या डिम है, जिस वो बताओ जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो आप बोलेंगे सर जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, यानी जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी पावर कम होगी, और जिसकी पावर कम होती है वो डिम होता है। तो आप जो करेक्ट जवाब लगाओगे वो करेक्ट जवाब क्या लगाओगे, डिम बल्ब लगाओगे। तो पावर डेसिपेशन के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी के आगे आपसे बात करूँगा। उम्मीद करते हैं तमाम लोग को ये लेक्चर क्लियर होगा। ये फर्स्ट लेक्चर आप तमाम लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था। इंशाल्लाह इसके बाद मेरा सेकंड लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 13 का, वो भी आप तमाम लोग लाजमी सुनिएगा ताकि आप लोग की तैयारी हो सके। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कोई बात अगर आपको समझ में ना आई तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।